हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? साउंड पढ़ रहे थे और इको की बात कर रहे थे। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे, बट कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आए। उसके बाद हम लोग रेजोनेंस की तरफ बढ़ेंगे। और तो क्वेश्चन करते हैं, है ना? क्या है, जैसे अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर है ना, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर है यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है? तो ये रिफ्लेक्टर है, मान लो ये डिस्टेंस d1 है और ये डिस्टेंस है d2, है ना? ये रिफ्लेक्टर 1 है, ये रिफ्लेक्टर 2 है ना? तो ये क्लैप करता है। मैन क्लैप्ड at t equal to 0 second. Man clapped at t equal to 0 second and heard a man claps at and hear first to echo at 4 second and 6 second. Find out d1 is to d2. d1 is to d2 बताना है। पहला ऑप्शन है, d1 is to d2। d1 is to d2 क्या है? पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है 3/2, फिर 1/2 एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, है ना? NOT, नन ऑफ दीज, है ना? सोचना है, सोच के अच्छे से बनाना है ना? खूब प्यार से बनाओ। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ना? अब अगर इसकी बात करोगे तो जब ये क्लैप करेगा तो क्या होगा बच्चा? एक साउंड इधर जाएगा और दूसरा साउंड इधर जाएगा, है ना? तो यहां पे क्या होगा कि ये ब्लू वाली जो साउंड है जो इधर गई है ये मल्टीपल टाइम्स भी आएगी, और जो ब्लैक वाली साउंड है वो भी मल्टीपल टाइम्स आएगी। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर तुम ध्यान से देखोगे अच्छा, एक चीज सुधार कर लेना है कि इसमें ना इस वाला ऑप्शन को बदल देना है। 2/3 की जगह इसको कर लो 3/2 रहने दो। इसमें क्या करना है आपको? ये बोला हुआ है कि d1 इज ग्रेटर देन d2,
ये ऐड कर लो, D1 इज ग्रेटर देन D2, है ना। D1 इज ग्रेटर देन D2 ये दिया हुआ है। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, देखो मेरी बात समझो, तो जो साउंड इधर जाएगा वो गया, तो इस ब्लू वाले से बात करते हैं, तो ये टकरा के आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर टकरा के आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर टकरा के आएगा। यानी ये जो ब्लैक वाली जो साउंड है, इससे तुम कितनी बार अपने क्लैप को सुनोगे? एक बार या मल्टीपल टाइम्स? ऑब्वियसली मल्टीपल टाइम्स। बट जो ये ब्लू वाली है, इससे भी क्या होगा? ये टकरा के जाएगा, आएगा, फिर टकरा के जाएगा, आएगा, तो इससे भी तुम मल्टीपल टाइम सुनोगे। यानी तुम दोनों साउंड से मल्टीपल टाइम सुनोगे। इससे बात कर लेते हैं, है ना। इससे कब कब सुनोगे? इससे बात करोगे तो t = 0 पे क्लैप बजा तो साउंड निकला, तो यहां कब पहुंचा होगा? 2D1 बाई V ऑफ साउंड। ये रिफ्लेक्टर जो ये ब्लैक वाली साउंड है, उससे कब? 2D1 बाई V वेलोसिटी ऑफ साउंड। इससे 2D2 बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड, है ना। 2D2 बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये t = 0 हो गया और ये भी t = 0 हो गया। तो जो ब्लू वाली है उससे 2D2 बाई VS, 2D1 बाई VS। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो है, अब ये वाला फिर यहां से जाएगा और फिर आएगा, यहां से जाएगा और फिर आएगा, तो इस समय सुनेगा, फिर इसके बाद और कितना टाइम लगेगा? और कितना टाइम लगेगा? और जो टाइम लगेगा वो अल्टीमेटली 2D1 बाई VS तो था, 2D2 बाई VS, क्योंकि यहां से यहां जाके लौटने में उतना ही टाइम चाहिए ना। मतलब मैं ये बताता हूं कि मैं जो भी टाइम, चूंकि ये जो 4 सेकंड और 6 सेकंड लिखा हुआ है, कहां से लिखा हुआ है? 0 से। मतलब ये जो साउंड उस साइड गई, उससे पहली बार इको मैं इस टाइम पे सुनूंगा, फिर दूसरी बार इको सुनने में 0 से, तो 0 से तो ऑलरेडी इतना टाइम लग चुका है, और इसके बाद कितना टाइम लगेगा? इसके बाद जो टाइम लगेगा 2D2 बाई VS। इससे बात करोगे तो 2D2 बाई VS, तो क्या हो जाएगा? 2D2 बाई VS तो ऑलरेडी लग चुका है, यहां से जाके लौटने में 2D1 बाई VS। मतलब ये तीसरी बार, मतलब तीसरा इको इससे और इससे दोनों से एक ही टाइम सुनोगे। खैर हमें बोला गया था 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। तो तुम देखो, सबसे पहली बार अब जो भी होगा, ये जो दोनों वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है, ये इन दोनों से क्या है? बड़ा है। यानी पहली बार अब 4 सेकेंड ये होगा, 6 सेकेंड ये होगा और 4 सेकेंड ये होगा, क्योंकि क्या बोला हुआ है? D1 इज ग्रेटर देन D2। यानी ये वाला किसके बराबर होगा? 6 सेकेंड के बराबर हो गया। ये वाला किसके बराबर हो गया? 4 सेकेंड के बराबर हो गया। तो 2D1 बाई VS = 6। मैंने बोला कि पहला 2 बार जो टाइम मैंने लिखना शुरू किया, मैंने क्या लिखना शुरू किया बच्चा? टाइम। तो इको जो सुना, दोनों साउंड 0 पे चला है, समझ में आया? जैसे जब दोनों साइड रिफ्लेक्ट हो जाए ना, तो आप क्या करो कि जो साउंड इधर गया उसकी वजह से पहली बार इको इस समय पे सुने, फिर दूसरी बार इको इस समय पे। मैं जो समय लिखता हूँ वो 0 से लिखता हूँ। जो इधर गया उससे पहली बार इको इस समय पे, फिर दूसरी बार इको इस समय पे, है ना बच्चा? तो अल्टीमेटली अगर पहली 2 बार की बात करोगे 0 से, तो ये होगा और ये होगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन होगा? ये बड़ा होगा, क्योंकि D1 बड़ा है ना। फिर 2D1 बाई VS = 6, 2D2 बाई VS = 4। तो ये 2 कट गया, D1 बाई D2 जो हो गया वो आ गया 3/2। 3/2 ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है ना। तो कभी भी जब ऐसे रिफ्लेक्टर से दोनों साइड से रिफ्लेक्टर आ जाए, तो इस वाले साउंड को देखो कि ये वाला साउंड इस पे कब कब पहुंचेगा, फिर इधर जो साउंड गया है वो कब कब पहुंचेगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर बात कर सकते हो ना बच्चों? बिल्कुल सर। आप लोगों की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। अगर
कन्वीनियंट हो पाए तो ऑफलाइन टेस्ट देना ज़्यादा बेटर होगा, है ना, कंपैरेटिवली ऑनलाइन से। ऑल्दो ऑनलाइन की भी फैसिलिटीज है ना, बट कोशिश करना है कि अगर हम ऑफलाइन दे पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो एक क्लासरूम में बैठ के एग्ज़ाम देना ऑब्वियसली हमेशा एक ज़्यादा फोकस और ज़्यादा बेटर माइंडसेट से हम एग्ज़ाम दे पाते हैं। बट जो बच्चे घर पे एग्ज़ाम देंगे उन बच्चों के लिए होगा कि उनके पेरेंट्स को पेपर भेजा जाएगा, फिर उनके पेरेंट्स नेक्स्ट 3 आवर्स का एक गार्डिंग करके वो पेपर लेके आएंगे, है ना। तो ये रहेगा, है ना। चलो फिर बातें करते हैं। अच्छा, आओ बच्चों, क्या है कि अगर मान लो यहां पे एक गाड़ी है, ये इधर चल रहा है, मान लो 100 मीटर पर सेकेंड, है ना, 100 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। ये रिफ्लेक्टर है ना। अगर मान लो ये v दे दिया जाए, है ना, मान लो ये दिया हुआ है 3000, है ना। मान लो ये काफी, v पे कोई लिमिट नहीं है। आपको बोला क्या गया है, टू हियर द इको व्हाट शुड बी द to hear the echo, ये 3000 मीटर दिया हुआ है ना। एट t इक्वल टू 0 ड्राइवर ब्लो द हॉर्न आफ्टर how much time he will hear the echo after how much time he will hear the echo। अगर इस v का वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ऑप्शन ए वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या बताना है, टाइम बताना है ना। तुम लोग भी बनाओ, मैं भी बनाता हूं। टेन सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड none of these. At t equal to 0, driver blow the horn. After how much time he will hear the echo? सोच के बताना है। जिस समय ये हॉर्न ब्लो किया है उस समय जो डिस्टेंस है वो 3000 मीटर है। जिस समय हॉर्न ब्लो किया है ना, उस समय जो डिस्टेंस है वो 3000 मीटर है ना बच्चा। अब अगर चीजों को ध्यान से देखोगे तो पहला बार साउंड, क्या इसमें 2D/Vs लगा सकते हो क्या? 2D/Vs लगा सकते हो क्या? नहीं, 2D/Vs नहीं लगा सकते,
क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा लिसनर है वो रेस्ट में नहीं है, लिसनर इज नॉट एट रेस्ट। अब क्या हुआ, जिस समय बजाया t इक्वल टू 0 पे बजाया, तो फर्स्ट टाइम कब सुनेगा? फर्स्ट टाइम ड्राइवर विल हियर एट t इक्वल टू 0। अब तो साउंड निकल गई भाई, लेकिन जब दूसरी बार आएगा तो ये कहीं यहां रहेगा, ये इसको साउंड यहीं कहीं मिल जाएगा, इसको साउंड मिल गया, इसको मस्त सुनाई दिया अपनी आवाज, जो पहले ये बजाया था इसको दोबारा सुनाई दिया। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया 100t, क्योंकि अगर डिस्टेंस अगर निकालना है तो 100t, इसकी बात करोगे तो ये जो साउंड कितना ट्रैवल किया, 300t इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच, पाथ लेंथ, दिस प्लस दिस, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच, पाथ लेंथ। तो ये पूरा 300t है और ये 100t, तो कितना हो गया बच्चा, 400t। 400t इक्वल्स टू हाउ मच, 6000। तो t इक्वल्स टू हाउ मच, 0 0 0 0 15, t इक्वल्स टू हाउ मच, 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड इसको जो सुनाई देगा इको, ये यहां से 1500 मीटर आगे जाके सुनाई देगा, है ना। तो अल्टीमेटली विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, 15 सेकेंड। चलो इसी क्वेश्चन को बनाओ, है ना। सब कुछ वैसा ही है, बस ये दिया हुआ है 400 मीटर, ये दिया हुआ है कितना मीटर बच्चा, 400 मीटर, है ना। ये डिस्टेंस कितना है, 3600, है ना। ये डिस्टेंस दिया हुआ 36। आपको बताना है एट t इक्वल टू 0 ड्राइवर ब्लो द हॉर्न आफ्टर हाउ मच टाइम ही विल हियर द इको, है ना। जिस समय वो हॉर्न ब्लो करता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 3600 मीटर। कितना होता है बच्चा, 3600 मीटर। ये गाड़ी जब यहां पहुंच जाती है तो रुक जाती है, ये गाड़ी जब यहां पहुंच जाती है तो रुक जाती है। बस आपको ये मानना है कि अगर वो वहां रिफ्लेक्टर के पास पहुंच जाएगी तो रुक जाएगा, पहला ऑप्शन। टाइम बताना है, तो टाइम की बात अगर करते हैं तो 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, 8 सेकेंड and driver will never hear the echo. ड्राइवर विल नेवर हियर द इको, है ना। सोचो और बनाओ, बना डालो इस क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। बनाइए, बड़े प्रेम से बनाइए, है ना। बहुत ही प्रेम पूर्वक जिंदगी जीना चाहिए, है ना। तो आओ हम चलते हैं। देखो बच्चों, इसने साउंड बजाया, इसने जैसे सपोज करो साउंड निकाला, तो एक साउंड तो ये कब सुन लेगा, जिस समय वो बजाएगा, जैसे बजाएगा उसके कान में घुस जाएगा। तो फर्स्ट साउंड he will hear
एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। फर्स्ट साउंड ही विल हियर एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। लेकिन देखोगे इस केस में क्या होगा भाई कि साउंड से तेज कौन चल जाएगा, ये तो रियलिटी में ये यहां पहले पहुंच जाएगा, फिर साउंड पीछे से आएगा। साउंड से पहले कौन निकल लिया, वो पहले जाके वहां बैठा हुआ है। साउंड आया, जब दोबारा साउंड आएगा तो फिर से सुनाई देगा, दोबारा जब साउंड आएगा तो सुनाई देगा। तो बेसिकली इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 3600 बाई 300, 12 सेकेंड। तो एक ऑप्शन और ले लो, नन ऑफ दीज, ये भी होना चाहिए था, है ना। तो ई विल बी द करेक्ट आंसर, ई विल बी द करेक्ट आंसर। टोटल टाइम जो लगेगा वो 12 सेकेंड लगेगा। ये मैंने इसलिए तुम्हें कराया क्योंकि तुम्हें समझना है कि इको मतलब 2D/Vx ही हमेशा नहीं होता है। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि आप चीजों को खूब अच्छे से समझो। जितना तुम समझोगे उतना ही लंबे समय तक तुम उसको याद रखोगे। 2D/Vs मैक्सिमम जगह यूज होता है जहां पे तुमसे जब क्वेश्चन पूछते हैं, बट दैट नेवर मीन्स कि वही सब कुछ है। तो 12 सेकेंड बाद सुनेगा, कोई ऑप्शन मैच नहीं किया, ई विल बी द राइट ऑप्शन, नन ऑफ दीज। मिटा दो बच्चा, बिल्कुल सर। इसमें और भी कर सकता है, एक्सेलरेट करा देगा, है ना। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इधर चल रहा है। अब क्या बचा कि ये इधर चल रहा है और ये ऐसे है, तो ये रिफ्लेक्टर इधर चल रहा है, ये रिफ्लेक्टर इधर चल रहा है, मान लो 50 मीटर पर सेकंड से, है ना। और ये इधर चल रहा है मान लो 50 मीटर पर सेकंड से। जिस समय ये हॉर्न बजाता है उस समय ये डिस्टेंस 2400 मीटर है। यहां पे ये रिफ्लेक्टर भी मूव कर रहा है। At t equal to 0, driver blow the horn. Driver blow the horn. Find out the time after which driver will hear the echo. ड्राइवर विल हियर द इको। पहला ऑप्शन है v इक्वल्स टू हाउ मच बचा, 300 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड 300 मीटर पर सेकेंड। पहला ऑप्शन है 20 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 24 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 30 सेकेंड, डी है नन ऑफ दीज। करो। बनाओ बच्चों लोग, बनाओ बनाओ मेरे लालो, मेरे हरे मेरे पीलो।
चलो मैं बताता हूं कि t इक्वल टू 0 पे बना है, तो एक समय तो पहला बार फर्स्ट टाइम साउंड, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, फर्स्ट टाइम he will hear at t इक्वल टू 0 सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ, साउंड गया ऐसे और ये चला ऐसे, लेकिन जिस समय था उस समय ये यहां था, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया काफी अच्छा, दोनों साइड से काफी अच्छा हो गया। तो लेट सपोज कि टोटल टाइम कितना लगा टकराने में, मान लो कितना टाइम लगा, क्योंकि टकराने का टाइम निकालना पड़ेगा, टकराएगा तब ना भाई। जब टकराएगा तो मान लो इसको टकराने में जिस समय टकराया उस समय कितना टाइम लगा, t1, तो ये कितना हो गया बच्चा, 50 t1। कितना टाइम हो गया बच्चा, 50 t1, है ना। उसके बाद फिर से t2 टाइम लगा, t2 टाइम लगा उसको यहां पहुंचने में। जिस समय निकला, जिस समय ये डिस्टेंस 2400 मीटर था तो था, उसके बाद ये t1 टाइम और लिया, t1 टाइम में तो ये आगे चला गया होगा, तो इसको टकराने के लिए ज्यादा टाइम चलना पड़ा होगा, इतना चला। अब फिर जब ये ड्राइवर के पास आया तो फर्दर ये टाइम लिया t2, यानी ये ड्राइवर कितना गाड़ी चलाया, t1 प्लस t2, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 50 t1 प्लस t2। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 50 t1 प्लस t2, है ना। अब अगर बात करोगे तो ये कितना है, 50 t1, ये भी कितना है, 50 t1, है ना। देखो ये पूरा पाथ लेंथ, ये पूरा पाथ लेंथ साउंड कितना चला, 300 इंटू t1 प्लस t2, 300 इंटू t1 प्लस t2, this is what the total distance traveled by the sound, total distance मतलब the path length, तो पाथ क्या हुआ, यहां से यहां फिर यहां से यहां। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये लेंथ है 2400, ये 50 t1, ये 50 t1 और ये भी 2400 और ये 50 t1 प्लस t2। अल्टीमेटली अगर इसको लिखोगे तो 300 t1 प्लस t2, दिस इज द टोटल पाथ लेंथ इज इक्वल टू 2400 प्लस 2400 यही है ना, इक्वल टू 4800 प्लस 2 टाइम्स 50 t1, 2 टाइम्स 50 t1 प्लस 50 t1 प्लस t2, है ना। शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, सब कुछ ठीक है। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है अच्छा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर लीजिए कि साउंड को रिफ्लेक्ट करने में और रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौटने में, मतलब लाइक रिफ्लेक्ट करने में जो टाइम लगा है, सपोज करो दिस t1 इक्वल टू 4 सेकेंड, दिस t1 इक्वल टू बड़ा अजीब क्वेश्चन है, बनाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये मैंने लिखा है, लेकिन यहां पे कितने वेरिएबल आ गए, 2 वेरिएबल, 3t1 प्लस 5t2 इक्वल टू 96।
ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, शायद मैंने थोड़ा सा गलत अप्रोच लिया था। तो मैंने माना T1 टाइम बाद टकराएगा और फिर T2 टाइम लेगा यहां से यहां आने में। तो ये लेंथ कितना है? दिस लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच? 300 T1 इक्वल टू हाउ मच? वी कैन राइट 2400 प्लस 50 T1, यही ना भाई। तो यहां से T1 निकल जाएगा 250, T1 इक्वल टू हाउ मच? 2400। ये जीरो कट गया, 24 से ये कट जाएगा, कितना आएगा? 25, 5 5 जब 5, और ये मेरे को लगता है 240 है। 240 इज इक्वल टू हाउ मच? तो मेरे ख्याल से लगता है 48, यानी T1 इक्वल टू 48/5 सेकेंड। फिर सिमिलरली जब ये वापस लौटेगा, तो उसको कितना चलना होगा? अब जो तुम्हारा T1 निकल गया है तो T1 यहां रख दो, तुम्हारा T2 भी निकल जाएगा, तो इको सुनेगा T1 प्लस T2 टाइम बाद। इको सुनेगा T1 प्लस T2 टाइम बाद। यहां से एक इक्वेशन निकला है ना, यहां से एक इक्वेशन निकला। तुम चाहो तो ये भी लिख दो, क्योंकि जब मान लो ये जब मिलेगा तो ये कितना चल चुका हो? 50 T1 प्लस T2 प्लस 50 T1। तो एक इक्वेशन क्या बनेगा? जो बनेगा 50 T1 प्लस 50 T1 प्लस T2 प्लस 2400 इक्वल टू हाउ मच? 300 इंटू T2। तो अल्टीमेटली फिर से T1 T2 में रिलेशन आएगा, तो ये T1 T2 हो जाएगा, है ना। तो दो इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन निकल जाएगा। मेरे ख्याल से लगता है आंसर जो आएगा वो थोड़ा सा फ्रैक्शन में आएगा, नन ऑफ दीज होना चाहिए। क्योंकि जब तुम T1 का वैल्यू 48/5 रखोगे तो क्या होगा? 3 इंटू T1 कितना हो गया? 48/5 प्लस 5 T2 इक्वल टू हाउ मच? 96। तो 5 T2 इक्वल टू हाउ मच? 96 माइनस 144/5। तो 96 5 जा 480 माइनस 144/5 है ना। तो ये सब फ्रैक्शन में आएगा, जोड़ोगे तो कोई भी करेक्ट आएगा नहीं, अल्टीमेटली नन ऑफ दीज होगा। तो तुम देख रहे हो कि ये क्वेश्चन जस्ट इको के ही क्वेश्चंस है, लेकिन कितने अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं अगर हम ठीक से पढ़े तो, है ना। रिफ्लेक्टर को भी मूव करा देगा, ऑब्जर्वर को भी मूव करा देगा, लिसनर को भी मूव करा देगा, तो काफी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। बट आपके लिए 90% 95% क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगने वाला है वो 2D/VS लगने वाला है। मैंने आपको इसलिए बताया कि हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, इको मतलब एक चीज को 2 बार मिनिमम सुनना, है ना। तो ये सब सारी बातें हैं। वैसे इको के बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि सी का डेप्थ मेजर करने के लिए, है ना। एक अल्ट्रासोनिक साउंड आप भेज दो, जितना टाइम लगेगा आने में उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। मान लो ये पानी है, यहां से एक साउंड छोड़ा गया, है ना, और इसने इको सुनाई दिया, इसको इको suनाई दिया, है ना। मानना है कि ये जो सरफेस है ये परफेक्टली रिफ्लेक्टर है ना, ऐसा मानना है। इसको इको सुनाई दिया है आफ्टर 10 सेकेंड। आपको ये डी बताना है ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर जो है मान लेना है ये 1400 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो है ये लेना है 300 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है डी। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 1500 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 7 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1.5 मीटर एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज सोचना है, सोच के अच्छे से बताना है। बनेगा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा क्वेश्चन।
बनाओ सोच के अच्छे से, सोच के अच्छे से बनाओ। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पे ऑब्जर्वर है रुका हुआ है, 2D/Vs लगेगा। 2D/Vs इक्वल टू हाउ मच 10। इसमें ये फॉर्मूला लगा दो, D का वैल्यू निकालना है, Vs का वैल्यू 1400 लोगे। कुछ लोग जो होंगे अभी भी वो 300 लेके बैठ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, बट कोई बात नहीं, वैसे लोग जो होते हैं वो आदत से लाचार होते हैं। 7000 मीटर, 7000 मीटर मतलब 7 किलोमीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, खूब अच्छे से बनाना है, खूब अच्छे से सोचना है ना। तो इसके काफी सारे यूजर्स हैं, पढ़ लीजिएगा, कोई बड़ा चीज है नहीं, काफी बार बचपन में भी पढ़े हो, है ना, तो मैं दोबारा बताने वाला हूं नहीं। अभी जो बात हमें करनी है वो हमारे लिए जो बात है, जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो नेचुरल डैम्प्ड एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन रेजोनेंस। ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें कि थोड़ा सा आपको अच्छे से जानना और समझना होता है। तो हम लोग पहले सीखेंगे नेचुरल वाइब्रेशन को। क्या सीखेंगे बच्चा? नेचुरल वाइब्रेशन को। अब ये नेचुरल वाइब्रेशन क्या है, ये सबको काफी अच्छे से डिटेल्ड में हम जानेंगे और हम लोग सीखेंगे भी सीखेंगे। तो क्या है, इसको जानना है। देखो होता क्या है नेचुरल वाइब्रेशन का मतलब कि आप ना एक पेंडुलम को देखे होंगे, है ना। इस पेंडुलम को तुम डिस्टर्ब कर देते होगे तो ये इस पाथ पे स्विंग करना शुरू कर देता है। या और भी एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं। मान लो ऐसे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसको ऐसे करके छोड़ दो, इसको खींच के छोड़ दोगे तो भी ये काफी देर तक ये ऑसिलेट करता है, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो। तो मेरी बात समझना कि अगर मैं इस पेंडुलम को डिस्टर्ब करके छोड़ दूं और यहां पे मैं इसको अगर ब्लॉक को डिस्टर्ब करके छोड़ दूं तो ये ऑसिलेट करेगा और ये भी ऑसिलेट करेगा। लेकिन यूजुअली जो ये ऑसिलेशंस होते हैं ये कुछ देर के बाद रुक जाते हैं। ये ऑसिलेशन क्यों रुक जाते हैं, अगर आप इनको ध्यान से सुनोगे तो होता क्या है कि एयर भी एक रेसिस्टिव फोर्स अप्लाई करता है। यहां पे भी सरफेस पे ऐसा सरफेस मिलना बहुत मुश्किल है जहां पे कंप्लीट फ्रिक्शन ना हो, तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, इसी की वजह से इनका मोशन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और रुक जाता है। अगर इनका एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो ये अनंत काल तक ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा, मतलब ऐसे कर रहा है, करते चला जाएगा, रुकने की कोई बात नहीं है। लेकिन अभी क्या होता है, रुक जाता है ना। तो नेचुरल वाइब्रेशन कैसा किसको कहते हैं बच्चा? कि अगर किसी बॉडी का पीरियोडिक मोशन किसी एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में होता है तब उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन विच इज हैपनिंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। कोई और एक्सटर्नल फोर्स ना हो और तब अगर उसका कोई मोशन होता है, तब बॉडी का जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक, ये नेचुरल वाइब्रेशन, है ना। यहां पे बच्चे बोलते हैं सर ये mg तो लग रहा है, तो यहां तो ये mg है, यहां पे स्प्रिंग फोर्स है। लेकिन आप एक बात समझो, ये mg और ये स्प्रिंग जो है ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये वो फोर्स है जिसकी वजह से ही वो पीरियोडिक मोशन हो रहा है। मतलब कुछ फोर्स ऐसा फोर्स होगा, क्योंकि अगर पीरियोडिक मोशन हो रहा है तो ऑब्वियसली फोर्स होगा। मतलब जो फोर्स उस पीरियोडिक मोशन को जो फोर्स पीरियोडिक मोशन के लिए जरूरी है, उस फोर्स को हम एक्सटर्नल से इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। मतलब जो पीरियोडिक मोशन के लिए जिस फोर्स की जरूरत नहीं है वैसे फोर्सेस को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स से इंडिकेट कर रहे हैं, रेसिस्टिव फोर्स से इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। ये mg रिक्वायर्ड है, ये स्प्रिंग फोर्स रिक्वायर्ड है, इसको हम लोग सिस्टम का फोर्स बोलते हैं कि दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पीरियोडिक मोशन। तो
इस बात को समझने की जरूरत है। बच्चे कभी कभी आते हैं, सर आपने तो गलत बता दिया। हम बोले अरे कैसे गलत बताया भाई, सर आपने तो बोला था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, ये mg तो एक्सटर्नल हो गया। तो फिर मैं उसको समझाता हूँ कि नहीं बच्चा, ये जो पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो ये mg के प्रेजेंस की वजह से ही होता है। अगर mg ना हो तो वहां जहां गया वहीं रुक जाएगा, है ना। अगर वो ग्रेविटी नहीं होगा तो क्या होगा, ग्रेविटी होना जरूरी है भाई, है ना। ग्रेविटी अगर नहीं होगा तो वो आपको ग्रेविटी, टेंशन ये होना चाहिए, तब जाकर के ही वो पेंडुलम का ऑसिलेशन होता है चाहिए। अगर स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा तो पेंडुलम का ऑसिलेशन नहीं होगा, है ना। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जब एक सिस्टम नेचुरल वाइब्रेशन में होता है तो कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो उसके पीरियोडिक मोशन को के लिए जरूरी होता है। मैं वैसे फोर्सेस को एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोल रहा हूं, मैं वैसे फोर्सेस को एक्सटर्नल फोर्स बोल रहा हूं जो फोर्सेस उस पीरियोडिक मोशन के लिए जरूरत नहीं है, बट बेकार में वहां आ गया है और वो उस मोशन को अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि लाइक कोई रेसिस्टेंस, जैसे लाइक फ्रिक्शन, या फिर यहाँ पे एयर का रेसिस्टेंस, ये सब जो फोर्स आप पेंडुलम पे लगेगा या फिर ब्लॉक पे लगेगा, ऐसे फोर्सेस को आई एम टेलिंग अबाउट द एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस, एंड उसको और अगर खूबसूरती से बोलोगे तो उसको रेसिस्टिव फोर्स, एक्सटर्नल रेसिस्टिव फोर्सेस के एब्सेंस में अगर कोई मोशन, अगर कोई बॉडी एग्जीक्यूट कर रहा है पीरियोडिक मोशन, तो हम उस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं कि बॉडी इज इन नेचुरल वाइब्रेशन, बॉडी इज इन नेचुरल वाइब्रेशन। अब एक बात तो समझ में आ गया होगा कि अगर कोई मीडियम है तो उस मीडियम की वजह से हमेशा एक रेसिस्टिव फोर्स लगे। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे एयर है, अगर एयर है, यहाँ पे सरफेस है, तो अल्टीमेटली आप पे फोर्स लगेगा ही लगेगा, है ना। मतलब एयर अगर मीडियम है तो मीडियम की वजह से आप पे एक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाई होता है। इसका इसीलिए नेचुरल वाइब्रेशन इज ओनली पॉसिबल, natural vibration is only possible, natural vibration is only possible in absence of a medium. Absence of medium also known as, मीडियम के एब्सेंस को हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। तो जहां पे मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। नेचुरल वाइब्रेशन of a body is only possible in absence of a medium। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या खूब बढ़िया समझ में आई ना बच्चा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इस बात को खूब समझना है कि नेचुरल वाइब्रेशन कब पॉसिबल है, जहां पे एक मीडियम प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि अगर मीडियम होगा तो उस मीडियम की वजह से बॉडी पे एक रेसिस्टिव फोर्स हमेशा अप्लाई होता रहेगा। जैसे एयर है तो एयर की वजह से ही एक, तो ये एक पहला कंडीशन है। क्योंकि ये जो कंडीशन आता है ये नेचुरल वाइब्रेशन के डेफिनेशन से ही आता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमें नहीं चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल रेसिस्टिव फोर्स हमें नहीं चाहिए। अगर एक्सटर्नल रेसिस्टिव फोर्स अगर हमें नहीं चाहिए तो अगर मीडियम होगा तो वो लगेगा, इसीलिए मीडियम के एब्सेंस में ही नेचुरल वाइब्रेशन पॉसिबल है। ये बात क्लियर हो गई। और अगर तुम ध्यान से देखोगे ना बच्चा, तो जो भी बॉडी पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूट करती है, तो इसका मतलब है कि जो भी बॉडी पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूट करती है, एक और बात समझना है कि अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर एक बॉडी पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूट करती है तो उसकी एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। व्हेन अ बॉडी is having a natural vibration, when a body is having a natural vibration, its frequency is known as natural frequency। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब
जब एक बॉडी नेचुरल वाइब्रेशन में होता है उस समय जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। अब एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सिस्टम, डिपेंड्स ऑन सिस्टम। अरे तुम लोग को पीरियोडिक मोशन के बारे में पता है ना कि पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी अगर पीरियोडिक मोशन में है तो वो जहां है, मतलब पीरियोडिक मोशन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मिस कर गया हूँ तो मैं पहले इसको खत्म कर लेता हूँ फिर मैं बात करता हूँ। वैसे मैंने काफी बार आप लोग को समझाया है पीरियोडिक मोशन के बारे में, है ना, लेकिन फिर भी ये वाइब्रेशन के बारे में अगर मैं थोड़ा बता दूं तो थिंग्स विल गेट इजियर फॉर यू। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत अच्छा लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको जानना और समझना तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारे लिए जिंदा रहना। अगर तुम साउंड में जिंदा रहना चाहते हो, मतलब साउंड में अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस वाले लाइन को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो मैं बताता हूं वो आपको समझना होगा कि देखो, जब पीरियोडिक मोशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक बॉडी की पोजीशन अगर सर्टेन टाइम के बाद उसी जगह पे आ रही है, मतलब अगर एक बॉडी सर्टेन टाइम के बाद उसी जगह पे आ रहा है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। When a particle is having the same position after a fixed interval of time, that kind of motion is called periodic motion. लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अर्थ जो घूमता है, अर्थ का जो सन के अबाउट जो घूमना है ना, और इस पेंडुलम का ऑसिलेट करना है, ये दोनों पीरियोडिक मोशन है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। चाहे जैसे लाइक अगर फैन की बात करोगे, इस फैन की बात करोगे तो फैन की अगर तुम बात करोगे तो इसका और इसका और इसका, ये और ये देखोगे तो ये एक अलग टाइप का मोशन है, ये एक अलग टाइप का मोशन है। इनफैक्ट ये अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में देख लूं तो इसको भी अगर हम डिस्टर्ब करके छोड़ देते ये ऑसिलेट करने लगता है। तो फैन का रोटेशन, अर्थ का रोटेशन अराउंड द सन, ये जो मोशन है ये भी पीरियोडिक है, ये जो मोशन है ये भी पीरियोडिक है। लेकिन हम इन दोनों को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं? वैसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं जहां पे पार्टिकल किसी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो करने लगता है। When a particle is doing to and fro about the point, that kind of periodic motion is called oscillatory motion, है ना। मतलब वैसे periodic motion जहां पे पार्टिकल टू एंड फ्रो कर रहा है किसी पॉइंट के अबाउट, उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, है ना। या सिंपली जहां पे पार्टिकल अगर किसी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो करेगा, वैसे मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो जब नेचुरल वाइब्रेशन की बात कर रहा हूं, डैम्प्ड वाइब्रेशन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो केसेस हम लेंगे ये ऑसिलेटरी मोशन के ही केसेस लेंगे। जैसे कि हम लोग पेंडुलम की बात की है, जैसे कि हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात की। ये जो केसेस है तो पीरियोडिक मोशन है, दे आर हैविंग द पीरियोडिक मोशन, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन वेयर द पार्टिकल इज डूइंग टू एंड फ्रो, वेयर द पार्टिकल इज डूइंग टू एंड फ्रो, है ना। और अगर बात करोगे तो और भी चीजों पे बात हो सकती है कि ऑसिलेटरी मोशन की अगर हम बात करें अच्छे से, तो मैं आपसे सिंपल सी एक चीज पूछता हूं कि ऑसिलेटरी मोशन की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक मोशन में एक टाइम पीरियड का भी डेफिनेशन होता है कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो उसको थोड़ा सा सोच लीजिएगा, अगले क्लास में मैं वहीं से शुरू करूंगा। टाइम पीरियड क्या है पीरियोडिक मोशन का, है ना। ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे और काफी मजेदार होने वाला है। अगला क्लास, नेक्स्ट 2 क्लास में हम खत्म कर लेंगे इसको और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, टाटा बाय।